PYQ सीरीज कर रहे हैं। ये बीपीएससी का पेपर 68 का बीपीएससी का पेपर जो कुछ अभी बचा हुआ है क्वेश्चन। ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ कर लिया है और कुछ बचा हुआ है। करंट का क्वेश्चन कुछ छोड़ देंगे क्योंकि करंट का क्वेश्चन तो ज़्यादा अब उपयोगी नहीं हो, तो अलग पूछे जाएंगे। जो पिछले 1-1.5 साल का क्वेश्चन होगा करंट का वो पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ देखेंगे और कुछ कुछ ठीक है। बचा हुआ क्वेश्चन 68 बीपीएससी का जो आगे आने वाले किसी भी पेपर पीसीएस का हो या फिर जनरल कंपटीशन उसमें भी उपयोगी होगा। जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या बीपीएससी के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम होगा, बिहार में दरोगा का एग्ज़ाम होगा या फिर अन्य स्टेट में भी जो ऐसे के एग्ज़ाम होंगे उसके लिए भी उपयोगी होंगे। और जो अभी CGL 4 का होगा इन सब में भी उपयोगी होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था? तो जापान ने किया था। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था? तो जापान ने किया था। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्वेलियस इक्वेलियस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो जाक्सा ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्वेलियस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया था? तो जाक्सा ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो ऑप्टिमस, ये ऑप्टिमस नाम था। ठीक है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो ऑप्टिमस नाम था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब तो करंट का क्वेश्चन है तो वो तो अब अलग से 1-1.5 साल का तैयार करना पड़ेगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक की अधिकतम जिलों से लगती है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तो इन तीनों में उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो एक से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और झारखंड इनका ज़्यादा जिलों के साथ लगता है, लगभग 8-8 जिलों से लगता है ना, देखना पड़ेगा, लेकिन उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये आयोग के फाइनल आंसर की के अनुसार ही करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्चा चौकी की ओर और रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो अम्मापाली रेलवे स्टेशन। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो अम्मापाली रेलवे स्टेशन। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से सही कौन सा है? तो बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। ठीक है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। देखिए, रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, तो सही है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिले में पाया जाता है, तो ये भी सही है। और जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। तीनों सही है। तो किसी ऑप्शन में 1, 2, 3 होता तो वो सही होता। ठीक है, 1, 2, 3 अगर सही होता तो वो सही हो जाता। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ई आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है।
सही है। चूना पत्थर कैमूर भभुआ चूना पत्थर कैमूर भभुआ मुंगेर एवं रोहतास जिले में पाया जाता है और जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, तीनों सही है। 1 2 3 अगर ऑप्शन में होता तो वो सही होता, लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, ई आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो मोहना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी जो फल्गु है, निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो मोहना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, काफ़ी बार रिपीट भी होता है कि फल्गु नदी किन नदियों के संगम से बनती है? तो मोहना और लीलाजन के नदी के संगम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो ठाकुरगंज में की गई थी। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो ठाकुरगंज में की गई थी, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो आरोही क्रम में सिवान, उससे ज़्यादा किशनगंज और उसके ज़्यादा मधेपुरा का है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो सबसे ज़्यादा है दशकीय वृद्धि, तो मधेपुरा का, उससे कम है किशनगंज का, उसके कम है सिवान का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो गन्ना उद्योग का, अनाज आधारित उद्योग का, दाल उद्योग का, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं, तो अनाज आधारित उद्योग का प्रमुख प्रभुत्व है। ठीक है, अनाज आधारित उद्योग का, बी आंसर हो जाएगा। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो काबुल नदी से जुड़ती है। अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो काबुल नदी से जुड़ती है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो 1973 में क्या शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में। काफ़ी बार रिपीट होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, तो बिल्कुल सही है कि औसत ऊंचाई देखिए, क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर तक की होती है, 8 से 18, तो 8 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 में 2 से भाग देंगे तो औसत 13 हो जाएगा, तो सही है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, सही है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? नहीं, सबसे ऊपरी परत नहीं है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसकी औसत ऊंचाई ये आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो गोंडवाना लैंड कहते हैं। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो गोंडवाना लैंड कहते हैं दक्षिणी महाद्वीप को। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट है? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट है। अर्कटिका उत्तर में है, ठीक है, और अंटार्कटिका दक्षिण में। दोनों एक उत्तरी ध्रुव के नज़दीक है, एक दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक है, ठीक है। तो वही है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। म्यांमार के साथ भारत के निम्न राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। तो किसकी मिलती है म्यांमार के साथ? तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की, मणिपुर की और मिजोरम की मिलती है, ठीक है। इन 4 राज्यों की म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की, मणिपुर और मिजोरम की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैनग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो वो है मन्नार की खाड़ी, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैनग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? तो वो है मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो CWG में आते हैं, ठीक है, CWG में। कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो CWG में आते हैं, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है, काफ़ी बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर, ठीक है, 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे इसको। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं, तो उसको ध्यान में रखेंगे, और जो क्वेश्चन बहुत रिसेंट का, पिछले 8-10 साल का होगा, तो उससे काफ़ी आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे किस तरह से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। BPSC में 72 सेकेंड में भी, या फिर जो टीचर्स के एग्ज़ाम होंगे उसमें भी, और भी कोई किसी भी चीज़ में जहाँ सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है, ठीक है, इसको अच्छे से करिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों में समृद्ध है? तो कोयले के भंडारों में समृद्ध कौन सी है? ये भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों में समृद्ध है? तो महानदी घाटी कोयले के भंडारों में समृद्ध है, सही है, महानदी घाटी। और दामोदर नदी घाटी, ये भी कोयले के भंडारों में समृद्ध है, महानदी घाटी भी और दामोदर नदी घाटी। सोन नदी घाटी नहीं, ये नहीं। तो A और B दोनों है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, D आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। महानदी घाटी भी और दामोदर नदी घाटी भी कोयले के भंडारों में समृद्ध है, ध्यान रखेंगे इसको, D आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में चीनी उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा बड़ा उत्पादक है और यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। तो
उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब लेकिन इसका ये उत्तर प्रदेश ही सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन करता है अभी के डेट में। उस समय कुछ टाइम के लिए हो गया था दूसरा, मतलब महाराष्ट्र पहले पे आ गया था और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया था। लेकिन अभी का स्थिति है कि यूपी ही सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक है और दूसरा नंबर है महाराष्ट्र का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दूसरा नंबर है महाराष्ट्र का। तो अभी आंसर उसके अनुसार चेंज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा उत्पादन है गन्ना और चीनी दोनों का यूपी, उत्तर प्रदेश, और दूसरा नंबर है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंगो सावर के नाम से। ये काफी बार रिपीट होता है तो ध्यान रखेंगे, मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंगो सावर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है। ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है तो इसको ध्यान रखेंगे। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। देखिए, ये धरती है, सूर्य यहाँ पे है। सूर्य से अगर प्रकाश जब आती है तो यहाँ पे जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी गैसें हैं, तो वो तो ये प्रकाश को आने देती हैं, उष्मा को। ठीक है, वो धरती पे आ जाती है, लेकिन जब ये लौटते रहती है तो ये जो होती हैं अवरोध उत्पन्न करती है, जाने नहीं देती है। तो वही उससे ही जो लौटती हुई वो उष्मा होती है उसे ही स्थलीय विकिरण, इसी को बोलते हैं दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होती है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। यही जो लौटती हुई जो वो होती है उसी से ये फिर वातावरण गर्म होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, तो उसकी को बोलते हैं दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो कभी भी डालूं तो आपको मिल सके और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।